हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर अपना है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी टॉपिक पर, अर्थात जीएसटी का उद्ग्रहण एवं संग्रहण कि इस अधिनियम में हम कर का कलेक्शन किस प्रकार से करें और कर का उद्ग्रहण कैसे होगा, अर्थात कर भार किस प्रकार से निर्धारित करें। ये हमारा आज का टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, कर के उद्ग्रहण के लिए कर योग्य घटना का घटित होना आवश्यक है। यदि किसी माल या सेवा के संबंध में कर योग्य घटना घटित नहीं हुई है अथवा घटना घटित हुई नहीं मानी गई है तो कर का उद्ग्रहण हम नहीं कर सकते, अर्थात उस परिस्थिति में कर भार नहीं बनता है। कर योग्य घटना से यहाँ से माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति से, अर्थात गुड्स या सर्विसेज या बोथ, अगर आप सप्लाई कर देते हैं तो कर योग्य घटना घटित हो जाती है। यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत माल या सेवा की आपूर्ति हुई है या आपूर्ति मान ली गई है तो कर योग्य घटना का घटित होना माना जाएगा और ऐसी आपूर्ति कर के उद्ग्रहण के लिए दायी हो जाती है। यहाँ जीएसटी से हमारा अभिप्राय केंद्रीय माल व सेवा कर से है। इस कर का उद्ग्रहण किसी राज्य के भीतर होने वाली आपूर्ति, जिसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई के नाम से जानते हैं, अथवा एक ही संघीय क्षेत्र के भीतर होने वाली आपूर्ति, जिसे हम इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई के नाम से जानते हैं, पर आरोपित किया जाता है। ऐसी आपूर्ति पर केंद्रीय माल व सेवा कर तथा राज्य माल व सेवा कर या संघीय क्षेत्र माल व सेवा कर लगता है। जो भी हमारी कर की दर है उस कर का आधा भाग सीजीएसटी, आधा भाग एसजीएसटी, या यूँ कहें अगर संघीय प्रदेश है तो यूटीजीएसटी उस पर लागू होता है। यदि कोई माल अंतर्राज्यीय सप्लाई के रूप में हो, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में बिका हो, सप्लाई की गई हो, तो उसे हम इंटर स्टेट सप्लाई के नाम जानते हैं और उस पर हम एकीकृत माल या सेवा कर अर्थात आईजीएसटी लगाते हैं। तो इस संबंध में हमारे धारा 9 के क्या प्रावधान हैं वो मैं आपको डिटेल में आज के लेक्चर में समझाना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है हमारा कर के उद्ग्रहण के संबंध में लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, केंद्रीय माल व सेवा कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण। डियर स्टूडेंट्स, पेट्रोल पदार्थों व मानवीय उपयोग की मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर माल व सेवाओं या दोनों की राज्य के भीतर की सभी आपूर्तियों पर धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य पर व अधिनियम की निर्धारित दरों से कर लगाया जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य सरकार भी उसी माल पर राज्य माल व सेवा कर उसी दर से वसूल करेगी। कहने का अर्थ ये है कि पेट्रोल पदार्थ और मानवीय उपयोग की मादक जो शराब है, इन दो की आपूर्ति छोड़ दीजिए। इनके अलावा जो भी माल हैं जो कर योग्य रूप में इस अधिनियम में आते हैं, जो भी सेवाएं हैं जो कर योग्य रूप में आती हैं और उनकी इंट्रा स्टेट अगर सप्लाई हुई है तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी समान रेट से लागू होंगे। उनका कलेक्शन भी करेंगे हम और उनके ऊपर उद्ग्रहण भी हमारा उसका होगा। अब प्रश्न आता है कि पेट्रोल पदार्थों के संबंध में क्या नियम है, मानवीय उपयोग की मादक शराब के ऊपर क्या नियम है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। पेट्रोल पदार्थों की आपूर्ति पर उपधारा 2 में अलग प्रावधान है जो हम यहाँ अलग से पढ़ेंगे। मानवीय उपयोग की मादक शराब पर उपधारा 1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात ये जो प्रावधान है ये मानवीय उपयोग की शराब पर भी लागू नहीं होते हैं। और पेट्रोल के लिए एक अलग धारा दे रखी है उपधारा 2, वो प्रावधान उस पेट्रोल पर और उससे पेट्रोलियम पदार्थों पर लागू होते हैं। शराब पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारें शराब पर उत्पाद शुल्क अर्थात एक्साइज ड्यूटी लगाती रही हैं और अब भी लगा रही हैं, अतः शराब को जीएसटी कानून से बाहर रखा गया है। तो अगर शराब जीएसटी कानून के बाहर हो गई तो क्लियर है कि शराब पर हमारे ये नियम नहीं लगेंगे, अर्थात न तो लेवी है और न उसका कलेक्शन होगा। तो ये तो है शराब के संबंध में नियम। और पेट्रोल पदार्थों की आपूर्ति की अगर हम बात करें तो पेट्रोल पदार्थों पर सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भावी तिथि से लागू होगा, अर्थात अभी इसके लिए कोई तिथि तय नहीं की है। धारा 9 के उपधारा 2 में इसके लिए अलग से तिथि है जिसका उल्लेख इस अधिनियम में अभी तक नहीं किया है।
यह कर माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाता है। तो आपने माल की परिभाषा पढ़ ली थी। इस अधिनियम में कोई भी अंश है, प्रतिभूतियां हैं, अचल संपत्तियां हैं, वो माल की परिभाषा में नहीं आती हैं। और जो सेवाएं हैं जो इस अधिनियम में कर योग्य हैं, तो ये स्पष्ट है कि माल या सेवा या दोनों की अगर आपूर्ति हुई है तो उस पर ये कर लगेगा। हम कह सकते हैं कि प्रतिभूति को माल नहीं माना है, अतः किसी कंपनी के अंश या ऋण पत्रों के क्रय विक्रय पर यह कर नहीं लगेगा। इसी प्रकार कुछ कार्यों को सेवा के दायरे में नहीं माना गया है, उन पर भी ये कर नहीं लगेगा। अगर जो सेवा नहीं है तो उस पर भी हमें इस कर का आरोपण नहीं करना है। यह कर माल अथवा सेवाओं की राज्य के भीतर की आपूर्ति पर लगेगा। अर्थात कोई भी माल यदि एक ही राज्य के अंदर बिका है, एक शहर से दूसरे शहर में, या एक ही संघीय क्षेत्र में के अंदर बिका है, तो यह कर उस पर लगेगा। यदि माल या सेवा का आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही राज्य के होंगे तभी ऐसी आपूर्ति को इस अधिनियम में हम शामिल करते हैं और उस पर CGST और SGST का आरोपण करेंगे। मान लीजिए जयपुर का एक व्यापारी ने बम्बई के किसी व्यापारी को माल की आपूर्ति की। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जयपुर राजस्थान में है और मुंबई महाराष्ट्र में है, तो ये इंटर स्टेट सेल हो गई। तो ऐसी आपूर्ति पर यह टैक्स लागू नहीं होता है, क्योंकि क्रेता और विक्रेता दो अलग अलग राज्यों के व्यापारी हैं। अतः यह आपूर्ति राज्य के भीतर की आपूर्ति नहीं कहलाएगी और इस पर यह कर नहीं लगेगा, क्योंकि यह एक अंतर्राज्यीय आपूर्ति है। तो जो स्टेट्स एक ही स्टेट के दो शहरों में दो स्थानों पर अगर माल की पूर्ति होती है तभी ये कर लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। और अगर अंतर्राज्यीय पूर्ति है तो उस पर IGST लगेगा, न कि CGST। ये ध्यान रखना है। कर की दरें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रमुख दरें तय की गई हैं। एक है 5%, एक है 12% और एक है 18%। अधिकांश मालों व सेवाओं पर यही रेट है। कुछ विलासिता लग्जरी आइटम कह सकते हैं आप, या हानिकारक वस्तुओं पर यह दर 28% है। और कुछ माल ऐसे भी हैं जिन पर 0% कर की दर है, 2.5% है और 3% भी अधिसूचित की गई है। GST की अधिकतम दर केंद्र सरकार 40% तक लगा सकती है। इससे अधिक GST लगाने का जो है नियम इस अधिनियम में नहीं दिया हुआ है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है माल व सेवाओं का मूल्य निर्धारण धारा 15 के नियमानुसार होगा। अर्थात किसी भी माल अथवा सेवा के मूल्य का निर्धारण आवश्यक होता है कि जिस पर कर देय होता है, जिस पर कर की गणना की जाती है। तो माल या सेवा का मूल्य निर्धारण अधिनियम में धारा 15, जो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उसमें जो प्रावधान दे रखे हैं उस मूल्य पर हम माल या सेवा का जो मूल्य तय किया है कर का आरोपण करेंगे। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। कर का संग्रहण सरकार द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा। कलेक्शन ऑफ टैक्स शैल बी एज पर द मेथड प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। अर्थात इस कर को आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए बीजक में कर की राशि जोड़कर मूल्य के साथ किया जाता है, परंतु इस संबंध में सरकार किसी भी वर्ग के व्यापारियों या किसी भी श्रेणी के माल के संबंध में कोई अन्य विधि भी निर्धारित कर सकती है। इसी प्रकार सरकार चाहे तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती, आपूर्ति का भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा कर की कुछ राशि की कटौती का प्रावधान कर सकती है, या उद्गम स्थान पर कर संग्रह का प्रावधान भी कर सकती है। तो ऐसी विधि भी चाहे तो सरकार निर्धारित करके बता सकती है। कर का भुगतान कर योग्य व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा। अर्थात टैक्स शैल बी पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन ओनली। अर्थात जो व्यक्ति इस अधिनियम में कर योग्य है। अब प्रश्न पैदा होता है कि कर योग्य व्यक्ति कौन है? तो कर योग्य व्यक्ति से यहाँ से ऐसे व्यक्ति से होता है जो या तो इस अधिनियम की धारा 22 के तहत पंजीकृत व्यक्ति है, या धारा 24 के अंतर्गत पंजीयन कराने के लिए उत्तरदायी है। एक अपंजीकृत व्यक्ति क्रेताओं से कर का संग्रह नहीं कर सकता। जब एक अपंजीकृत व्यक्ति कर का संग्रह ही नहीं करेगा तो सरकार को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी भी नहीं होता है। तो ऐसा अपंजीकृत व्यक्ति कर योग्य व्यक्ति नहीं हो सकता। ये अपने को ध्यान रखना है। इस अधिनियम में पंजीकृत व्यापारी को कर भुगतान करने के लिए दायी बनाया गया है यदि वह अपंजीकृत व्यापारी से माल खरीद ले, तो उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर हम कर योग्य व्यक्ति मान सकते हैं।
नेक्स्ट मेरे बड़ा पेट्रोल पदार्थों पर सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भावी तिथि से लागू होगा। जो मैंने आपको बताया था पॉइंट नंबर 1 में, धारा 9 की उपधारा 2 में अभी पेट्रोल पदार्थों पर सीजीएसटी के प्रावधान इस अधिनियम में नहीं दे रखे हैं। कर उद्ग्रहण के संबंध में नेक्स्ट प्रावधान आता है, अधिसूचित माल या सेवा या दोनों पर विपरीत प्रभार के आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान, और ये धारा 9 की उपधारा 3 में दे रखा है। अर्थात पेमेंट ऑफ टैक्स बाय रेसिपिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये स्टूडेंट हमें समझना है कि विपरीत चार्ज क्या है। मैं इसको सामान्य भाषा में बता दूं कि कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति किसी पंजीकृत व्यापारी को माल बेचता है और पंजीकृत व्यापारी इस अधिनियम में कर योग्य है, वस्तु का क्रय विक्रय आपूर्ति ले रहा है, तो क्रेता व्यापारी जब भुगतान करता है तो हम उसको रिवर्स चार्ज के नाम से जानते हैं। तो विपरीत प्रभार से आज से अधिसूचित माल या सेवा या दोनों के संबंध में कर का दायित्व है, कर भुगतान का दायित्व ऐसे माल या सेवा या दोनों पर आपूर्तिकर्ता के बजाय आपूर्ति प्राप्तकर्ता का होगा। ये प्रावधान दे रखा है इस अधिनियम की धारा 2 रूप धारा 98 में। अर्थात कर का भुगतान सप्लायर नहीं करेगा बल्कि सर्विस प्राप्त करने वाला जो रेसिपिएंट है वह कर का भुगतान करेगा। तो धारा कहती है कि नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज लेनी है अपने को। तो कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो नोटिफाइड गुड्स एंड रिवर्स चार्ज हैं काजू, तेंदूपत्ता, तंबाकू के पत्ते, सिल्क धागा, लॉटरी, कपास। तो ये ऐसी वस्तुएं हैं यदि कोई व्यक्ति इनका विक्रय कर रहा है, इनकी सप्लाई कर रहा है और वो एक अपंजीकृत है, तो क्रेता व्यापारी रिवर्स चार्ज के आधार पर इनके ऊपर टैक्स का भुगतान करेगा। जो परचेज की है उसने, जो आपूर्ति प्राप्त की है, उस पर क्रेता व्यापारी कर का भुगतान करेगा। नोटिफाइड सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज, कुछ सर्विसेज भी हैं इस एक्ट में, जैसे माल परिवहन एजेंसी, जैसे गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एडवोकेट हैं, ट्रिब्यूनल है, सरकार है, कंपनी संचालक हैं, बीमा एजेंट, वसूली एजेंट, रिकवरी एजेंट्स, लेखक हैं, संगीतकार हैं, फोटोग्राफर हैं या कलाकार हैं, अर्थात कोई भी आर्टिस्ट। तो इस नेचर के जो व्यक्ति हैं, इस कैटेगरी के जो पर्सन हैं, जो करदाता हैं, वो अगर कोई सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं या गुड्स की आपूर्ति ले रहे हैं तो प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज के रूप में कर का भुगतान करेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। रिवर्स चार्ज के सामने कुछ विशेष प्रावधान है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। विपरीत प्रभार के तहत अधिसूचित माल या सेवाएं, जो मैंने यहाँ 2 पॉइंट्स में बता रखे हैं कि प्राप्तकर्ता का पंजीकृत होना आवश्यक है। अर्थात जो प्राप्तकर्ता व्यक्ति है, व्यापारी है, वो उसका पंजीकृत होना आवश्यक है, चाहे आवर्त कितना भी हो। अर्थात टर्न ओवर हमारी, चाहे हमारी जो निर्धारित लिमिट्स हैं उनसे कम ही क्यों न हो। तो विपरीत प्रभार में इन वस्तुओं को क्रय करने वाला, इन सेवाओं को प्राप्त करने वाला व्यक्ति पंजीकृत व्यापारी होना आवश्यक है। सेकंड है, कंपोजिशन योजना अपनाने वाले पंजीकृत व्यक्ति को वह सामान्य दर से कर देगा, कंपोजिशन की दर से नहीं। आपने मेरे लेक्चर नंबर 3 में कंपोजिशन पढ़ा था। तो कंपोजिशन में हमने पढ़ा था कि 1% आधा % के रेट से कुल टर्नओवर पर टैक्स पे करना होता है उसको, अपने आपूर्ति पर। पूरे वर्ष की टर्नओवर जो 1.5 करोड़ से अधिक है या पूर्वी भारत में 75 लाख से अधिक है, तो ये पढ़ा था हमने। लेकिन अगर रिवर्स चार्ज में आता है तो वो दर लागू नहीं होगी, बल्कि जीएसटी की जो नॉर्मल रेट्स हैं उनके आधार पर ही उस व्यक्ति को कर का भुगतान करना होगा। विपरीत प्रभार के तहत प्राप्त माल पर कर का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से नगद या चेक से किया जाएगा। इस पर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। मैं आपको ये भी कहूँगा कि इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकती है यदि इस माल की पुनः कर योग्य आपूर्ति की जाए तो आईटीसी प्राप्त हो जाएगी। हम पुनः अगर इस माल की सप्लाई दे दें, जो माल पंजीकृत व्यापारी ने खरीदा है और उसको पुनः सेल कर दे और वो आउटपुट जीएसटी वसूल कर ले, तो ऐसी स्थिति में उसको आईटीसी इस पर मिल जाएगी। उद्ग्रहण के संबंध में अगला प्रावधान है, अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति की दशा में विपरीत प्रभार के आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान। मेरे पॉइंट नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट अधिसूचित वस्तुएं सेवाएं थी। यहाँ पर अधिसूचित वस्तुएं सेवाएं नहीं है, साफ लिखा है इस धारा में, धारा 9 के उपधारा 4 में, कि अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को अगर आपूर्ति की गई है तो विपरीत प्रभार के आधार पर प्राप्तकर्ता ही कर का भुगतान करेगा। अधिसूचित पंजीकृत व्यक्ति
अपंजीकृत व्यक्ति से निर्दिष्ट माल व सेवाएं प्राप्त करता है, तब धारा 9 की उपधारा 4 के अनुसार आपूर्ति प्राप्तकर्ता विपरीत प्रभार के आधार पर कर का भुगतान करेगा। ये प्रावधान हमें दे रखा है। नेक्स्ट है अधिसूचित सेवाओं पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा कर का भुगतान। धारा है 9 उपधारा 5। तो कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो ऑपरेटर्स के द्वारा हमें प्रदान की जाती हैं, जैसे रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल द्वारा यात्रियों को का परिवहन, या अन्य कोई ऐसी सुविधा जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे ओला कैब कह सकते हैं। आवास व भोजन के उद्देश्य से होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लब या अन्य किसी वाणिज्यिक स्थान को जगह उपलब्ध कराने के रूप में अगर सेवाएं देने वाला कोई ऑपरेटर है, तो ऐसा कोई ऑपरेटर, ऐसा कोई संचालक है तो, और वो इन अधिसूचित सेवाओं को वो प्रदान कर रहा है, तो इन सेवाओं के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संयुक्त आपूर्ति पर कर दायित्व है। तो स्टूडेंट्स, मेरे कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था संयुक्त आपूर्ति क्या है, कंपोजिट सप्लाई। तो उस पर कर दायित्व कैसे निकालें, ये अपने को समझना है। तो इसका सिंपल सा बोलना है, संयुक्त आपूर्ति पर कर दायित्व का निर्धारण हम इस प्रकार से करेंगे, वो समझिए। एक संयुक्त आपूर्ति जिसमें दो या दो से अधिक आपूर्ति समाविष्ट हो, जिनमें से एक आपूर्ति प्रधान आपूर्ति हो, तो ऐसी आपूर्ति को प्रधान आपूर्ति की ही माना जाएगा, और कर की दर प्रधान आपूर्ति पर लागू है वो अन्य सभी आपूर्तियों पर आपको लगानी है। अर्थात जो कर की दर प्रधान आपूर्ति पर लागू होगी वही दर अन्य आपूर्तियों पर लागू होगी। मान लीजिए एक ट्रांसपोर्टर जो है वो माल को पैक करके बीमा सहित भेज रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर माल की आपूर्ति भी हुई है, पैकिंग सामग्री भी गई है, परिवहन का भी लगा है, और हमने उसका बीमा भी करवाया है। तो मुख्य आपूर्ति इसमें माल की है, तो माल की आपूर्ति पर जो कर होगा वही कर पैकिंग सामग्री की आपूर्ति पर लगेगा, वही ट्रांसपोर्ट पर लगेगा, और वही इंश्योरेंस पर लगेगा। तो संयुक्त आपूर्ति पर प्रधान आपूर्ति की जो रेट है वही रेट आपको अन्य पर लगानी है। फिर आता है मिश्रित आपूर्ति पर कर दायित्व है, टैक्स लायबिलिटी ऑन मिक्स्ड सप्लाई। मैंने मेरे कल के लेक्चर में आपको डेफिनेशन बताई थी कि मिश्रित आपूर्ति क्या है। तो मिश्रित का मतलब ऐसी आपूर्ति जिसमें आप दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर बेच रहे हो। हम चाहें तो उनको अलग अलग भी बेच सकते हैं। तो इसका प्रावधान दिया गया है केंद्रीय माल व सेवा कर अधिनियम की धारा 274 में। मिश्रित आपूर्ति से दो या दो से अधिक माल या सेवाओं अथवा उनके किसी संयोजन से है और एक ही मूल्य पर उनकी आपूर्ति से है, बशर्ते ऐसी आपूर्ति संयुक्त आपूर्ति से अलग हो। मान लीजिए मैं आपसे कहूँगा एक डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ है जिसमें हमने मिठाई, चॉकलेट, केक, सूखे फल, शीतल पेय सब का एक संयोजन बना करके हमने एक ही मूल्य पर बेचा है, उनको एक ही मूल्य पर सप्लाई की है, तो ये एक मिश्रित आपूर्ति है। इसमें से प्रत्येक वस्तु की अलग से आपूर्ति हम कर सकते थे, लेकिन हमने एक ग्रुप में ये आपूर्ति की है। तो ऐसी स्थिति में इनकी आपूर्ति अलग अलग हमने नहीं करके मिश्रित की है, तो ये मिश्रित आपूर्ति कहलाएगी। अब प्रश्न आता है कर दायित्व कैसे उत्पन्न करें। तो विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं की भिन्न भिन्न दरों में से जिस वस्तु पर या सेवा पर सबसे अधिक कर की दर है वह दर संपूर्ण आपूर्ति पर लागू हो जाएगी। ये प्रावधान आपको इसमें रखना है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हमें इस एक्ट में लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स के प्रावधान समझने हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो जीएसटी का जो पेपर आपका बीकॉम फाइनल में होता है और एमकॉम फाइनल में भी कंपल्सरी पेपर है एबीसी डिपार्टमेंट में, तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए कि हम कर का उद्ग्रहण और संग्रहण कैसे करें, क्या प्रावधान है इसकी। कंप्लीट क्वेश्चन आपको इसको तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से। और आपकी बुक जो दे रखी है टेक्स्ट बुक, उसमें बहुत सारे इनके हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बना के दे रखे हैं, आप उनका प्रैक्टिस कीजिए, आपसे इसकी कंसेप्ट और अधिक क्लियर हो जाएंगी। मेरे अगले जो लेक्चर आएगा उसमें मैं जीएसटी के संबंध में पंजीकरण के क्या प्रावधान है अर्थात रजिस्ट्रेशन हम कैसे कराएं, उनसे संबंधित नियम पढ़ेंगे। और आपको इस चैप्टर में बहुत सारे बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको कर उद्ग्रहण और संग्रहण की जो भी समस्याएं आपके सामने आएंगी उनका समाधान भी हमारा हो जाएगा। आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक बटन क्लिक कीजिए इसका, और अपने मित्रों में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा चैनल अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो SKS E-क्लासेज के नाम से है, जो आप YouTube पर देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास
निरंतर रूप से मेरे वीडियो आते रहेंगी। आपने लेक्चर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।